बच्चों, आज अपन नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया इसे एक अन्य नाम से और जाना जाता है, इसे अपौपचय अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, अपौपचय अभिक्रिया किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए, रेडॉक्स या अपौपचय अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं, देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तथा दूसरे द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। दूसरे द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, दूसरे द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, अर्थात एक का ऑक्सीकरण, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण व दूसरे का अपचयन होता है, तथा ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो बच्चों, इसको ध्यान से समझना। साथ साथ चलने का मतलब होता है कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी? वे अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तथा दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। एक ही अभिक्रिया होती है, एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया में किसके द्वारा समझाया जाएगा? इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के अनुसार। पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर अपन ने पढ़ा था। इसके अनुसार ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व परमाणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन यदि त्यागा जाता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और ग्रहण किया जाता है तो अपचयन कहलाती है इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के अनुसार। उसी के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया है कि वह अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तथा दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मतलब एक के त्यागने के बाद में दूसरा तुरंत इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया, अपौपचय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल से समझ आएगा ये। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे Zn, इसका नाम क्या है आपके, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये है आपके कॉपर सल्फेट, ठीक, और ये क्या आपके जिंक, ठीक। जब इन दोनों पदार्थों की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो ZnSO4 प्लस Cu, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया को अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए, उत्पाद आपके क्या बन रहे हैं, एक तो ZnSO4 और एक Cu। ZnSO4 का निर्माण देखो, ध्यान देखना, ZnSO4 इसका निर्माण कैसे होगा, यानी Zn+2
प्लस SO4 माइनस माइनस। ठीक, तो ये निर्माण होगा किसका, आपके ZnSO4 का, ध्यान रखना। यानी कि इस ZnSO4 में Zn कौन सी स्टेज में है, Zn+2 स्टेज में अवस्था में है। अगर इसको अपन देखें CuSO4, तो CuSO4 कौन सी स्टेज में होगा, देखो CuSO4 ये होगा आपके Cu+2 और SO4 माइनस माइनस में होगा। यानी कि Cu किस अवस्था में पाया जाएगा, आपके Cu+2 में। ठीक है, Zn कौन सी अवस्था में पाएगा, Zn+2 में। ठीक है, बस ये चीज़ थोड़ी सी अगर आपके समझ आ गई तो रेडॉक्स अभिक्रिया बिल्कुल आसान है। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखो जिंक किस में परिवर्तित हुआ है, ZnSO4 में, यानी कि Zn+2 में। अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉन अवधारणा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि Zn किस में परिवर्तित हुआ है, Zn+2 में परिवर्तित हुआ है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो किसी देखो धनायन का निर्माण हुआ है, किसी तत्व परमाणु या आयन के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, कल हमने आपको बताया था, तो उसके द्वारा धनायन का निर्माण होता है, यानी Zn+2 का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो Zn किस में परिवर्तित हुआ है, आपके ZnSO4 में। तो इसका तो हुआ है ऑक्सीकरण, इसका तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब इधर देखो CuSO4 ये पदार्थ है, ये CuSO4 किस में परिवर्तित हुआ है, Cu में, यानी कि CuSO4 में Cu+2 स्टेज था और ये किस में बदला है, आपके Cu+ में, यानी धनायन की क्या हुई है, कमी हुई है। अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या करे गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, ग्रहण करें, अर्थात इसने 2 और ग्रहण कर लिए, तो किस में परिवर्तित हो गए, आपके Cu में। तो इसका क्या हुआ है, अपचयन, इसका क्या होगा, तो CuSO4 का Cu में ये क्या हुआ है, अपचयन। ठीक है, अर्थात इस के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करे गए, ग्रहण किए गए हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपको परिभाषा अगर आपके क्लियर है कि परिभाषा क्या कहती है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अवधारणा के अनुसार जिस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। तो देखिए Zn, इधर देखिए Zn है, ये जिंक है, ये किस में परिवर्तित हुआ है, Zn+2 में, यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। जिंक किस में बदला है, Zn+2 में। और ये CuSO4 है, इसमें ये Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करें और ये किस में परिवर्तित हो गए, आपके Cu में। ठीक है, तो Zn का Zn+2 में, तो इसका तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और इसका क्या हुआ है, अपचयन। ये कहलाती है आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो इसमें ये पूरी अभिक्रिया है, इस पूरी अभिक्रिया में एक पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन। और ये दोनों अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात एक साथ संपन्न होती हैं। इन दोनों को अर्ध अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। जैसे Zn का Zn+2 ये अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो गया, तो ये अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। तो क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको क्या लिखना है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तथा दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, अर्थात उसी अभिक्रिया में एक पदार्थ को, उसी अभिक्रिया में, ये एक ही अभिक्रिया है, उसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कहाँ पर स्थित होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, पीछे को अपन ने पढ़ा था कि इसको तीर के द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। ये बायां भाग कहलाएगा, ये दायां भाग कहलाएगा।
इस बाएं भाग तरफ इधर होते हैं अभिकारक, इधर होते हैं उत्पाद, और इस तीर के ऊपर उत्प्रेरक, इस तीर के ऊपर क्या होते हैं, उत्प्रेरक स्थित होते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोबारा सुन लो उत्प्रेरक की परिभाषा। उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे या ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, तथा ये संपूर्ण क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरण। अगर आपके एग्जाम आ जाए कि हमने तो उत्प्रेरक ही पढ़ा है, उत्प्रेरण पढ़ा ही नहीं, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो हो रही है ये क्या कहलाएगी? आपके उत्प्रेरण कहलाएगी। एक बार फिर सुन लो, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं या वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, या तो उसको तीव्र करा देते हैं या स्लो करा देते हैं, तथा स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है। अब देखो उत्प्रेरक के प्रकार, इनको कई भागों में बांटा गया है। पहला अपन पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर। पहला पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर। अवस्था का मतलब ठोस, द्रव और गैस के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, इसमें पहला अपन पढ़ेंगे ए नंबर, अवस्था के आधार पर समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक, देखो शब्द से पता चल रहा है समांगी अर्थात इसमें समान होंगे। देखो क्या समान होंगे? समांगी उत्प्रेरक वह अभिक्रिया है या वे उत्प्रेरक होते हैं जिनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं। अर्थात कहने का मतलब तीनों या तो ठोस ही ठोस होंगे, या तीनों आपके क्या होंगे? द्रव द्रव होंगे, या तीनों आपके गैस गैस होंगे। तो वो कहलाता है समांगी उत्प्रेरक, तथा इस संपूर्ण क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। दोबारा सुन लो, समांगी उत्प्रेरक वे होते हैं जिनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं, वो समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, देखो जैसे CH3COOCH3, देखो ये CH3 को कहते हैं मैथिल, और जो ये समूह बचता है इसको कहते हैं एसीटेट। तो इसका नाम है मैथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट। ठीक है, अब देखो जब मैथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, यानी कि जल का मतलब क्या होगा? H2O, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में डाला जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए निर्माण किसका होगा? जब मैथिल एसीटेट में जल को डाला जाता है तो एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, इधर देखिए इसको अगर अपन आयनों में तोड़ेंगे, इस प्रकार से समझो, इसको अगर आयनों में तोड़ेंगे तो ये टूटता है CH3CO-, और ये टूटेगा आपके CH3+। ठीक, इसको अगर अपन तोड़ेंगे इस वाले को H2O को, तो ये टूटेगा आपके H+ + OH-। ठीक है, तो देखो CH3COO है, ये तो अभिक्रिया कर लेगा H+ से, तो निर्माण किसका होगा? CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। प्लस बचा क्या?
CH3 और OH, ये धनायन इस ऋणायन से विक्रिया करेगा, मैथिल अल्कोहल CH3OH, मैथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये एक समांगी अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे, देखो ये मैथिल एसीटेट है, ये होता है लिक्विड यानी द्रव। जल होता है, ये भी कैसा होता है, लिक्विड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी कैसा होता है, लिक्विड। ये उत्पाद है, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। अब देखो इस अभिक्रिया को हमने क्या परिभाषा बताई समांगी उत्प्रेरक की, कि समांगी उत्प्रेरक वह अभिक्रिया है जिसमें ये अभिकारक, ये उत्पाद तथा ये उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान है। तो इसमें आप देखिए तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान है, ये द्रव, ये द्रव, ये द्रव, ये द्रव और ये द्रव। तो यह अभिक्रिया कहलाती है समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे, इसी में दूसरा प्रकार अवस्था के आधार पर विषमांगी उत्प्रेरक। बी, विषमांगी उत्प्रेरक। देखिए नाम से पता चल रहा है विषमांगी का मतलब क्या होगा, अलग अलग। अर्थात विषमांगी अभिक्रिया या विषमांगी उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनमें अभिकारक या उत्प्रेरक कह सकते हैं आप, इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, अलग अलग होती हैं। समांगी उत्प्रेरक में तो अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या थी, अलग अलग थी। इसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक, देखो अभिकारक तथा उत्प्रेरक, ध्यान देना, अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग, समांगी में तो क्या थी, समान थी, और विषमांगी में इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे नाइट्रोजन का निर्माण होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है, ये दोनों गैसें आपस में मिलती हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमोनिया गैस का, कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। और इस गैस के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में Fe काम में लिया जाता है। Fe जानते हो, Fe यानी आयरन यानी लोहा, और लोहे की अवस्था कैसी होती है, ठोस। तो ये कैसा होगा आपके, ठोस। नाइट्रोजन अपन जानते हैं भौतिक अवस्था गैस, हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था गैस। तो देखो इधर ये गैस और ये ठोस, तो दोनों की भौतिक अवस्था क्या हो गई, अलग अलग। अर्थात जिसमें अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती हैं, वह अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा सुन लो, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, कि वह उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है, विषमांगी उत्प्रेरक, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा है उत्प्रेरक के प्रकार, अवस्था के आधार पर और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में।